हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। इवन वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बल्कि एक पूरा चैप्टर है या एक कह सकते हैं कि एक पार्ट है। आपका जो एक एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट का, उसको ध्यान में रख कर मैंने इस वीडियो को और इस पैकेज को मैंने तैयार किया है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और मेरे ऐप स्पर्श एकेडमी को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वो उसको डाउनलोड करें और वहां पर यूपी टेट से संबंधित चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी या संस्कृत के पैकेज को आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने पैकेज तैयार किए हैं वो पूरी तरीके से एक्सपर्ट की राय में है, जहाँ पे फालतू चीज़ों को हमने अलग किया है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज मैंने चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा है। इसमें आपको एक वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ उन साइकोलॉजिस्ट या उन फिलोसोफर के बारे में बात की गई है जो टेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप छोटा सा ध्यान दें, जो आपका पिछला टेट का एग्ज़ाम हुआ था इसी साल जनवरी के महीने में, तो आपने देखा होगा कि उस एग्ज़ाम में लगभग 30 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट या फिर फिलोसोफर को टच किया था। तो मैंने उन सारे फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट के ऊपर उनके मेन पॉइंट को भी मैंने उस पैकेज में शामिल किया है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और वहाँ से पैकेज को लें। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने उसको बनाया है जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं अभी आपको बताया कि मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टेट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी, मीन्स बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। आपको पता है कि यूपी टेट में अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट नहीं, किसी भी आप स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में चले जाइए तो वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जाती है। चाहे हरियाणा की हम बात कर लें, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, हर जगह इस पर्टिकुलर टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा किया जाए या बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, और ना बातें करते हुए, जितने लोग नए लोग हैं वो तुरंत इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, पेडागॉजी मीन्स जिसके अंतर्गत हम बालक की उस तमाम डेवलपमेंट और उसके अंदर हुए परिवर्तन पर अपनी निगाह रखते हैं, उसका ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका साइकोलॉजी। मीन्स इसी के अंतर्गत आपका चाइल्ड साइकोलॉजी भी आता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी को हम लोग बाद में समझें, पहले ये समझें कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी को हम हिंदी में मनोविज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से चलेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। आप लोग एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। हाँ, उसके साथ साथ आप लोग वीडियो को देखते वक्त आप नोट कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपनी एक नोटबुक बनाइए। बहुत सॉलिड पॉइंट मैंने दिया और निश्चित ये टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साइकोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो उसकी हिंदी जो होती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के भी अगर दो पार्ट देखें तो मन और विज्ञान, मतलब वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो साइकोलॉजी है उसको मनोविज्ञान मीन्स उसे मन का विज्ञान कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसकी जो धारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्या है, बदल चुका है। तो सबसे पहले हम देख लें साइकोलॉजी किस वर्ड से मिलके बना है। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, साइकी एंड लॉजिया। साइकिस मीन्स होता है सोल, जिसको आप हिंदी में आत्मा कह सकते हो। लॉजिया जो है वो एक तरीके का क्या है, स्टडी है, जिसको आप हिंदी में अध्ययन कह सकते हैं। तो इसी दोनों वर्ड से मिलके आपका जो वर्ड बना है वो साइकोलॉजी बना है। तो आप आसानी से इसकी मीनिंग समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ सोल है, मीन्स आत्मा का अध्ययन है। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए हैं साइकोलॉजी के फील्ड में, वैसे वैसे इसकी परिभाषा जो है वो विभिन्न आयामों में बदलती रही है, विभिन्न आयामों में
चेंज होती रही है। नो डाउट साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है, इसको प्रतिपादित किया था, मीन्स इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो जिन्होंने प्रतिपादित किया था वो एरिस्टोटल थे। बाद में यही साइकोलॉजी को कह दिया गया कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड, मतलब यह मन का अध्ययन है। फिर बाद में कहा गया कि यह जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि यह चेतना का अध्ययन है। लेकिन लेटर ऑन मीन्स प्रेजेंट में अगर आपको साइकोलॉजी को कहना हो कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। मीन्स वर्तमान में साइकोलॉजी का जो एरिया है वो बिहेवियर तक आकर रुक गया है। यहाँ पे न सोल है, न माइंड है, न कॉन्शियसनेस है, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर है। तो इन आयामों को भी हम आसानी से इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तो जिस तरीके से साइकोलॉजी के सारे आयाम बदले हैं उन पे हम एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहले जब साइकोलॉजी बनी, इट इज़ ए स्टडी ऑफ सोल, मीन्स आत्मा का अध्ययन इसे कहा गया। इस कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया तो वो कौन थे? वो आपके एरिस्टोटल थे, जिसको हिंदी में हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि साइकोलॉजी में आत्मा के कॉन्सेप्ट को किसने प्रोपाउंड करने की कोशिश किया तो वो कौन थे? हमारे एरिस्टोटल थे। लेटर ऑन इसकी डेफिनेशन चेंज हुई साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा, मीन्स मन का विज्ञान या मन का अध्ययन कहा जाने लगा। इस पॉइंट को अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया तो उसका नाम याद रखिएगा, पोम्पोनोजी थे, जो कि ये इटली के रहने वाले थे, मीन्स इटली के फिलोसफर हैं। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन टेट में बन सकते हैं कि किसने किसने साइकोलॉजी में मीन्स माइंड को इम्प्लीमेंट या माइंड का स्टडी किसने कहा है? तो पोम्पोनोजी ने कहा। ये भी पूछ सकता है कि पोम्पोनोजी कहाँ के थे, तो आप कह सकते हैं एक इटालियन फिलोसफर थे, मीन्स इटली के रहने वाले थे। लेटर ऑन डेवलपमेंट जब हुआ इसका, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि साइकोलॉजी इज़ इनफैक्ट अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स साइकोलॉजी जो है वो चेतना का अध्ययन है। इस बात को विल्हेम वुंट ने काफ़ी ज़्यादा जोर दे के इस चीज़ को कहा कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना का अध्ययन है। वुंट का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो लास्ट में मीन्स ये जो बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट में यही कॉन्सेप्ट आपका साइकोलॉजी को परिभाषित करना। मीन्स वर्तमान में कोई कहे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो आपको कहना पड़ेगा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मीन्स वर्तमान में साइकोलॉजी जो है वह व्यवहार का अध्ययन है। इस व्यवहार के कॉन्सेप्ट को किसने आगे किया? तो वो कौन थे? वो वॉटसन थे। तो यहाँ से आपको 3 से 4 एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन सारे कॉन्सेप्ट को किसने कब और कैसे इन चीज़ों को किया है। तो ध्यान रखिए, सोल के कॉन्सेप्ट को एरिस्टोटल ने, माइंड के कॉन्सेप्ट को पोम्पोनोजी ने जो कि इटली के रहने वाले थे, कॉन्शियसनेस को वुंट ने, विल्हेम वुंट ने, जबकि बिहेवियर को वॉटसन ने कहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, एक फिलोसफर हुए थे, जिनको हम वुडवर्थ के नाम से जानते हैं। इनका नाम याद रखिएगा कि वुडवर्थ ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है उसमें से आत्मा का जो अध्ययन है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मन ख़त्म हुआ, उसके बाद कॉन्शियसनेस ख़त्म हुआ, अब कुछ हद तक व्यवहार के अध्ययन पर जाकर टिका हुआ है। तो अगर इस तरीके की परिभाषा टेट में आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ जब भी हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमको कई सारे साइकोलॉजी की ब्रांचेस से, कई सारे साइकोलॉजी के स्कूल से भी होकर गुजरना पड़ता है। तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल हैं, इन स्कूल को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था, और इन चीज़ों को बेहतर ढंग से मीन्स इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था। तो उन टॉपिक्स पे भी हम बात करते हैं इसके आगे। तो आइए इसके आगे हम चलते हैं। तो इतना याद हो गया आपको, इनको कॉपी पे क्या करिए आप नोट कर लीजिए। साइकोलॉजी के टर्म पे ही हम आगे अगर बात करें तो अब हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी के जितने भी पैटर्न रहे हैं
जिसके तहत साइकोलॉजी को स्टडी किया गया है या उसके पैटर्न रहे हैं, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ से पिछले टेट में क्वेश्चन आए थे, सिगमंड फ्राइड के बारे में पूछा गया था, ठीक है, विलियम वुंड के बारे में भी क्वेश्चन पिछले टेट में पूछा गया था। तो एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान दीजिएगा कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत जो पहला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में हम, हिंदी भी आप सुन लीजिए क्योंकि भाई बाइलिंगुअल ये बैच है आपका, बाइलिंगुअल मेरा जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अपने ऐप पर दिया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पैकेज को लेंगे, उसको भी मैंने बाइलिंगुअल बनाया है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम के हो तो आपको समझने में कोई समस्या ना हो। बाकी इसके अतिरिक्त मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि इन किसी भी वीडियोस से लेके या फिर मेरे जो ऐप से आप पैकेज लेंगे, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आकर आप उन चीज़ों को निपटा सकते हैं। मीन्स आपकी हर प्रकार से मैं सहायता करूंगा ताकि आप को टीचर बन सकें और आप आराम से टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम निकाल सकें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफलाइन आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं इस स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे या मेरी इंस्टीट्यूट के पर आकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड, देर न करते फिर हम आगे चलते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें पहला आपका है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हिंदी में हम संरचनावाद कहते हैं। ठीक है, संरचनावाद। ये जो संरचनावाद है, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक स्ट्रक्चरलिज्म आपका इंग्लिश लिटरेचर में भी है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर के स्ट्रक्चरलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से। तो स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हिंदी में हम संरचनावाद कहेंगे, उसके अगर फादर की हम बात कर लें, मीन्स उसके जो प्रतिपादक की अगर हम बात कर लें तो वो कौन थे? विलियम वुंड थे, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफिस्ट एंड आपके साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म के आगे बढ़ें तो जो दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट स्कूल है साइकोलॉजी का, वो है आपका फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या है आपका? जिसको हिंदी में हम प्रकार्यवाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हिंदी में आपको हिंदी भी सोचने और समझने में थोड़ा टफ लगे, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चरलिज्म को हम क्या कहेंगे? संरचनावाद, जो स्ट्रक्चर पे विश्वास करते हैं। संरचनावाद समझिएगा कि संरचनावाद वो है कि जो लोग स्ट्रक्चर पे विश्वास करते हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत आते हैं। फादर की बात कर लें, इसके कौन है? इसके विलियम वुंड इसके फादर हैं। उसी प्रकार दूसरा स्कूल जो है वो फंक्शनलिज्म है, जिसको हिंदी में हम प्रकार्यवाद कहेंगे। और इस प्रकार्यवाद के जो फादर थे वो कौन थे? वो आपके विलियम जेम्स थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस जो आपके फंक्शनलिज्म के फादर हैं वो आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़े, जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है, यहाँ से क्वेश्चन में पिछले टेट में आया हुआ था सिगमंड फ्राइड को लेके, कि सिगमंड फ्राइड ने किस प्रकार के स्कूल को प्रतिपादित किया था साइकोलॉजी के फील्ड में। तो आप जान लीजिए कि जो सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस, मीन्स जो आपका है साइको एनालिसिस कह सकते हैं हम, मनोविश्लेषणवाद, मीन्स जो मनोविश्लेषणवाद है उसको किसने प्रोपाउंड किया था? तो उसको किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। आप इन तीनों लोगों की जो पोर्ट्रेट है, मीन्स फोटोग्राफ है, आप स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स संरचनावाद के विलियम वुंड, फंक्शनलिज्म मीन्स प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स, और साइको एनालिसिस मीन्स मनोविश्लेषणवाद के जो प्रतिपादक थे वो सिगमंड फ्राइड थे। अभी दो और हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, उनको भी आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। इन तीनों स्कूल के बाद जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल है जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है आपका बिहेवियरिज्म, जिसको हिंदी में आप व्यवहारवाद कह सकते हैं। ठीक है,
मतलब जिसके ऊपर आपको मैंने बताया अभी कि जिसके ऊपर साइकोलॉजी की डेफिनेशन प्रेजेंट टाइम की है वो टिकी हुई है, उसी बिहेवियरिज्म की हम अगर बात करें, जिसको हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं, उस जे.बी. वाटसन उसके फादर के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, मतलब वाटसन ने ही साइकोलॉजी में जो व्यवहारवाद है या व्यवहार के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए थे। ठीक है, जो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन टेट में देखने को पीछे के पेपर में मिले हैं, और यही नहीं जो अन्य स्टेट में होते हैं, हरियाणा या राजस्थान, वहाँ पे भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ जो साइकोलॉजी है ये भी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। मैं थोड़ा तेज़ नहीं चल रहा हूँ, अगर तेज़ चल रहा हूँगा तो आप कमेंट जरूर करके कहिएगा कि सर आप थोड़ा तेज़ चल रहे हैं। दूसरा मैं बता दूँ, ऐसे तमाम टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट PDF नोट के साथ गूगल प्ले स्टोर पर मेरे ऐप में अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके मेरे ऐप को डाउनलोड करके PDF में और वीडियोस दोनों के पैकेज आप ले सकते हैं, जो आपके आगामी टेट के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये भी साइकोलॉजी का स्कूल है। इसके जो फादर माने जाते हैं, इसके जो फादर हैं आपके, वो मैक्स वर्थहाइमर है, जिसको हिंदी में अगर आप टेट के पेपर में देखेंगे तो उसको हिंदी में शायद वर्दीमर लिखा रहता है, वर्दी याद रखिएगा तो आपको गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम अपने आप याद हो जाएगा। इसके जो फादर है मैक्स वर्दीमर या मैक्स वर्थहाइमर थे। ठीक है, हाँ, इस गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन बड़ा देखने को मिलता है। पहले तो ये पूछ सकता है कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपकी है क्या। तो आपको बता दें, ये साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हमें सडन सॉल्यूशन चाहिए। सडन सॉल्यूशन मतलब तुरंत हल। जैसे तुरंत हल कहने का इन द सेंस है, मान लो हमारे सामने कोई समस्या आ गई, ठीक है, और समस्या आ गई और अचानक हम बैठे हुए सोच रहे हैं और अचानक विचार आ जाए, तो जो वो नए विचार आएंगे सलूशन के रूप में, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो इसी गेस्टाल्ट स्कूल साइकोलॉजी के ही एक ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, जो सडन सलूशन ऑफ द रूल चाहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अक्सर आप भी घूमते रहते हो, आपके मन में किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई समस्या अगर होती है, तो आप सोचते सोचते अचानक आपके माइंड में वो विचार आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? वो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत 3 मेजर मोमेंट हैं या 3 मेजर पॉइंट हैं जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। पूछता है, जैसे एक पूछा था, एक किसी स्टेट के टेट के पेपर में पूछा था कि यूरेका किससे संबंधित है? यूरेका वही सडन आइडियाज़ को ही कहते हैं। तो यूरेका मोमेंट जो है वो भी गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ही संबंधित है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो टिकी किस पर है? इनसाइटफुल लर्निंग, मतलब अंदर से जो हम सीखते हैं उस पर ये पूरा इसका आधार टिका हुआ है। तो 2 शब्द याद रखिएगा, कौन कौन सा? एक आपका यूरेका, दूसरा आपका इनसाइटफुल लर्निंग। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आहा मोमेंट। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आहा मोमेंट है क्या? सुन के बड़ा आपको फनी लगेगा कि आहा क्या मोमेंट है, मीन्स ऐसा नहीं कुछ है, मैं आपको बस वैसे ही मजाक कर रहा था। आहा मोमेंट भी है। तो आहा मोमेंट है क्या, पहले इसके बारे में आप समझ लो। आहा मोमेंट एकदम सेम वही जो मैंने आपको बताया सडन सलूशन। जैसे अक्सर मैं भी कभी कभी कुछ पॉइंट के ऊपर सोचता रहता हूँ कि कैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, ये प्रॉब्लम आ रही तो उसका क्या सलूशन है, तो अचानक मेरे माइंड में एक कोई आइडिया आता, कोई विचार आता है उस सलूशन का, तो वो जो सलूशन का विचार है जो सडन मेरे माइंड में आया है वही क्या कहलाता है? आहा मोमेंट कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके फादर मैक्स वर्थहाइमर है, मीन्स वे मैक्स वर्दीमर कह सकते हो आप। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, यूरेका में सडन आइडियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यह इंसाइटफुल लर्निंग इसका बेस है, मीन्स आप अंदर से कुछ सीखना चाहते हो या अंदर से कुछ सीखने वाली बात निकलती है। और आहा मोमेंट भी मैंने कहा सडन सलूशन
के अंतर्गत जो विचार आते हैं, मीन्स जब आप किसी समस्या में हो, उस समस्या के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, ज़्यादा सोचना मत, टेट कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे आगे टेट था, आपकी समस्या थी चाइल्ड साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने उसी को ध्यान में रख के क्या किया, आपको ये वीडियो बना दिया, ठीक है। तो अब ये कौन सा मोमेंट हो गया, कह सकते हो आहा मोमेंट है कि मेरे मन में आया, मैंने अचानक वीडियो बना दिया, जो निश्चित है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैंने पूरा एक पैकेज तैयार कर दिया है चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत का भी, जो मेरे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके तैयार हो गए। तो गैसोल्ट जो है सडन सोल्यूशन पे बिलीव करता है, यूरेका इंसाइटफुल लर्निंग और आहा मोमेंट इसके मेजर कैरेक्टर्स है। आहा मोमेंट वही है जब हम किसी समस्या में हो, सडन कोई सोल्यूशन का पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आहा मोमेंट है। मैं नहीं समझता कि आपको इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो न समझ में आई हो। इसके अतिरिक्त इस वीडियो का मैं कंक्लूड करूंगा कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है, डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या हैं, उन सब टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी हम आज यहीं पर समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने जितने भी साइकोलॉजी के स्कूल हैं, साइकोलॉजी को लेके क्या क्या कहा गया है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। लेकिन साइकोलॉजी के जस्ट बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जिसको डिफाइन करने के लिए कई सारे राइटर्स ने बहुत ढेर सारी बातें की हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। उसके अतिरिक्त इसका महत्व क्या है, जैसे आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था जॉन लॉक, जिन्होंने बच्चों के माइंड को टेबुला रासा कहा था, ठीक है। आप इसे तबला के नाम से भी याद कर सकते हैं, नहीं मैं मजाक कर रहा था, इसको टेबुला रासा कहा। यहाँ से भी हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने बच्चों के माइंड को, मतलब जो आपके चाइल्ड्स माइंड इज़ टेबुला रासा। ये टेबुला रासा है क्या, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। इसको कहने वाले कौन थे, जॉन लॉक, याद रखिएगा लॉक, इसको अपने दिमाग में एकदम लॉक रख कर लीजिए इस पॉइंट को, क्योंकि ऑलरेडी ये हरियाणा इत्यादि के स्टेट में पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो आप जान लीजिए कि जॉन लॉक ने चाइल्ड्स माइंड्स इज़ टेबुला रासा, बच्चों के दिमाग को टेबुला रासा का, टेबुला रासा मीन्स होता है एक तरीके से कहें तो ब्लैंक स्लेट है, मीन्स ब्लैंक कॉपी है, जहाँ पे जो चाहो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। टेबुला रासा का मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से ब्लैंक स्लेट है। क्यों बच्चों के माइंड को ब्लैंक स्लेट कहा जाता है, जैसे आप देखे होंगे कि इसमें अफ़गानिस्तान की कंडीशन देख लीजिए आप, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हथियार उठाने को, उनको यही नहीं पता है कि हम हथियार किस लिए उठाए हैं, धर्म के नाम पे इस तरीके से उनको किसी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके उनको मतलब हथियार उठाने की तरफ अग्रसर किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को वो पॉइंट क्या करता है, एकदम सही करता है कि जब बच्चा छोटा होगा तो जो भी आप उसके माइंड में भरोगे, जैसा भी उसके माइंड को आप करोगे, वैसा ही उसका माइंड डेवलप कर सकते हो। एकदम समझ लो कि ठीक उसी तरह जैसे क्ले होता है, मीन्स मिट्टी होती है, जिससे कुम्हार घड़ा भी बनाता है, दिया भी बनाता है, गुल्लक भी बनाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का भी दिमाग होता है, एकदम वही क्ले होता है, वही मिट्टी होती है आपकी, जिसको गढ़ने वाला जिस अंदाज में चाहे वो गढ़ सकता है। उसी को जॉन लॉक ने टेबुला रासा मीन्स बच्चों के माइंड को टेबुला रासा कह के उन्होंने इम्प्रूव किया है। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बच्चे जो नॉर्मल बच्चों की शिक्षा, उस पर तो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। एक क्वेश्चन हुआ था कि जो बच्चे आसक्त हों,
आसक्त मतलब जो कुछ न कर सकते हो बच्चे, उनकी शिक्षा को हम क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आसक्त बच्चों की जो आपकी शिक्षा होती है उस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जो आसक्त बच्चों के लिए होती है। इस पॉइंट को भी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम अगर आपसे बात करें तो दिल्ली में एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका था कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की। तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लेबोरेटरी है किसकी? साइकोलॉजी की। उसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1879 में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? एक जगह है वो पड़ती है जर्मनी में जिसका नाम है लिप्जिंग, ठीक है। तो लिप्जिंग के बारे में तो नहीं, लेकिन जर्मनी को लेकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहली लेबोरेटरी जो साइकोलॉजी की है वो कब हो इस्टेब्लिश हुई थी? 1879 में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। जर्मनी का एक इलाका है, मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम लिख दो। किसने किया था? ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको करने वाले जो थे वो आपके थे विल्हेम वुंट, ठीक है। ये वुंट है, यहाँ डी आपका साइलेंट है। तो इनका नाम याद रखिएगा। जो फर्स्ट लेबोरेटरी आपकी बनी थी 1879 में जर्मनी में, इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? विलियम हुंट थे। विलियम हुंट को एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, विलियम हुंट को माना जाता है कि ये फादर थे किसके? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के। ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के क्या है? फादर माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका टेट में बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? तो आप जान लीजिए विलियम हुंट जो हैं उन्हें हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर के रूप में मानते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मतलब प्रायोगिक मनोविज्ञान के जो फादर हैं उनको विलियम हुंट को माना जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार आपके टेट के एग्ज़ाम में किताबों को लेके भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी अगर स्पेशली डिमांड करें साइकोलॉजी के ब्रांच से, तो जो हमारे प्रकार्यवाद के जनक, मैंने अभी उसके बारे में बात की आपसे, विलियम जेम्स जिनको कहा जाता है, जिनको प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है, नाम याद रखिएगा विलियम जेम्स। इनकी एक किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो अक्सर पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा इनकी एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो जो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है टॉपिक है उसमें बस इतना ही। अब मैं जो आपसे बात करूंगा इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वो अगले चैप्टर में, मीन्स अगले वीडियो में। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी, पूरी हिंदी और संस्कृत का पैकेज मेरे ऐप पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके वेरियस एस्पेक्ट को लेके, विभिन्न अवस्थाओं को लेके, और चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट है और इम्पैक्ट है या क्या प्रयोग है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर बात करेंगे चैप्टर 2 में।